हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे हम, तो उसमें ये सवाल कर लेते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 24, 21, 18, 15 को डॉट 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 इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, अब इस AP की कौन सी टर्म, विच टर्म क्या होगी, पहली नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, मतलब ये AP आगे जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आगे जो टर्म आएंगी वो नेगेटिव में आएंगी। ठीक है, वो साफ दिख ही रहा है। क्यों, ये AP जो है पहली टर्म 24 है, दूसरी घट गई और घट गई और घट गई, तो आगे जाके घटती जाएंगी, घटते घटते आगे इसमें क्या है, कहीं जाके टर्म जो हमारी नेगेटिव में भी हो जाएंगी। ठीक है, तो हमको यही पता लगाना है कि इस AP की कौन सी टर्म होगी जो पहली टर्म होगी, कौन सी टर्म। ठीक है, ठीक है, मतलब कौन सी भी टर्म होगी जो इसकी नेगेटिव टर्म, मतलब नेगेटिव टर्म कौन सी होगी ये पता नहीं लगा ना, कौन सी V होगी, मतलब nth मतलब 5वीं 5th टर्म होगी, इसकी 6th टर्म होगी कि 10th टर्म होगी। समझ रहे ना मेरी बात को। और उस टर्म की हमें वैल्यू पता नहीं लगानी है कि आपको वैल्यू पता लगा दी। यही इस टाइप के सवालों में यही समझना होता है हमको। ठीक है ना, कि पता क्या लगाना है कि कौन सी V टर्म होगी वो पता लगाना है। ठीक है ना, कि 5वीं टर्म होगी कि 6वीं टर्म होगी कि 10वीं टर्म होगी। ठीक है ना, उस टर्म की वैल्यू पता नहीं लगानी है फिर। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो के एंड में एक सवाल था, उसमें हमें कौन सी V भी पता लगानी थी और उसके बाद क्या करना था, उस टर्म का वैल्यू भी पता लगानी थी। ठीक है, तो यही कर लेते हैं। फिर इसमें क्या है सॉल्यूशन, देखो हम मान लिया कि जो rth या फिर nth ही मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो मान लिया nth जो टर्म होगी वो क्या होगी, नेगेटिव टर्म होगी। तो लेट मान लिया जो nth टर्म आएगी, ऐसे कर करके जो आगे कोई n टर्म आएगी वो हमारी क्या होगी, पहली नेगेटिव टर्म होगी। लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, nth टर्म क्या होगी, इसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो nth टर्म नेगेटिव टर्म होगी तो Tn हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव पहली नेगेटिव टर्म होगी। इसका मतलब जो Tn हमारा होगा, जो आएगा, जो टर्म आएगी Tn, वो हमारी क्या आएगी, लेसर देन 0 आएगी। ठीक है, तो nth नेगेटिव टर्म जो आगे जाके कोई टर्म होगी जो नेगेटिव में होगी, उसको मैं Tn कह लिया, उसको मैंने क्या कह लिया, Tn कह लिया। समझ में आ रही बात। 24, 21, 18, 15 इस तरीके से आगे जाके कोई टर्म आ रही है जो कि नेगेटिव में आ रही है, उसको मैंने Tn कह लिया। ठीक है, और जो पहली नेगेटिव टर्म आएगी वो क्या होगी, लेसर देन 0 ही आएगी। ठीक है, आगे आएंगी वो भी लेसर देन 0 आएगी, लेकिन मैंने तो पहली टर्म को क्या माना है, Tn माना है। ठीक है, तो वो क्या आएगी, लेसर देन 0 आएगी। बस इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, Tn लेसर देन 0। n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d होता है। ये क्या लेसर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, सवाल को ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, a प्लस n, अब a क्या है यहाँ पे, 21 में से 24 घटा देंगे, 21 में से 24 घटा देंगे। ठीक है, तो a निकल आएगा, यानी कि सॉरी a तो ये होता है 24, a तो क्या है 24, d क्या निकलेगा, 21 में से 24 घटा देंगे, तो 21 में से 24 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। सवाल समझ में आ रही है। तो हमारा d आ जाएगा -3, तो 24 प्लस n-1d, तो n तो n ही रहेगा, n तो पता ही लगाना है हमें, और d हो जाएगा हमारा -3। ये लेसर देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, और तो 24 -3 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो -3n, -3 को इसमें किया +3, लेसर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, -3n को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, 24 + 3 लेसर देन 3n होना चाहिए। या फिर इसको उल्टा करके लिख लिया तो 3n बड़ा होना चाहिए किससे, 24 और 3 यानी कि 27 से। तो n बड़ा होना चाहिए किससे, 27 को 3 से डिवाइड कर दिया। चूँकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी का साइन वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, 3 9 या 27, तो n मेरा किससे बड़ा होना चाहिए, n मेरा 9 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो n जैसे ही 9 से बड़ा होगा, मतलब जो 9वीं टर्म होगी वहाँ तक तो पॉजिटिव टर्म होगी, लेकिन 9वीं के बाद जो 10वीं टर्म आएगी वो क्या आएगी, पहली नेगेटिव टर्म आ जाएगी। ठीक है, n ग्रेटर देन 9 आया है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 9 नहीं आया है, n ग्रेटर देन 9 आया है। ठीक है, तो हमारा n ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या हो गया, 9वीं टर्म, 9 से बड़ा होना चाहिए n, मतलब 9वीं टर्म होगी वो तो हमारी पॉजिटिव होगी। लास्ट पॉजिटिव टर्म जो 9वीं टर्म आएगी इसी AP में जाके, जो आगे जो 9वीं टर्म आएगी, 9th टर्म, वो तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और उसके जस्ट बाद यानी कि जो 10वीं टर्म आ जाएगी, 10th टर्म हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, देयरफॉर लिख लेना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारी होगी इक्वल टू 9 + 1 TH लगा दो इक्वल टू
10th टर्म, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा अब इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसी सवाल में यार ये लिखा होता व्हाट टर्म फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर यही सवाल इस तरीके से होता फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी, इसकी पहली नेगेटिव टर्म पता लगाइए किसकी, इसी एपी की, 24, 21, 18, 15। ठीक है, अब कैसे करते इस सवाल को, देखो तो उसमें आपको यहाँ तक तो करना ही पड़ता। पहली नेगेटिव टर्म कौन सी भी टर्म होगी, 10वीं टर्म होगी, उसके बाद क्या करते, यहाँ तक के बाद, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही होता सवाल, इसके बाद आपको T10 और पता लगा लेते कि 10वीं टर्म होगी क्या आखिरकार, तो वो T10 से निकल जाती है इस फॉर्मूले से। तो क्या हो जाती, 24 क्या होता है, a + n - 1 d होता है, n की जगह 10 रख लिया, 10 - 1 d। अब a और d की वैल्यू रख लेंगे, 24 + 9, d की वैल्यू क्या है हमारी, -3 है, तो -3 हो गई। तो ये हमारी हो जाएगी 24 - 9 3 27, तो -3। मतलब जो 10वीं टर्म हमारी आएगी आगे जाके कुछ, जो Tn जिसको हमने माना था वो क्या आएगी हमारी, वो हमारी -3 आएगी। क्या आएगी, -3 आएगी। ठीक है, तो आगे जाके जो 10वीं टर्म हमारी आएगी, जो हमारी कौन सी 10th टर्म आएगी, जो कि पहली नेगेटिव टर्म होगी, वो होगी क्या, वो हमारी -3 होगी। ठीक है, तो ये सवालों में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की आपको ज़रूरत है कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल देखिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की आपको मिडिल टर्म पता लगानी है। देखिए ये सवाल, इस टाइप का सवाल हम कर चुके हैं, पिछले वीडियो के एंड में कर चुके हैं। ठीक है, उसी सवाल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखो अब मैं इस सवाल को करता हूँ। जो हमने सवाल किया था उसमें क्या था, ये 45 की जगह 37 था लास्ट में। ठीक है, तो अब मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो देखो इसके मिडिल टर्म निकालने का वही तरीका है, हम जो मैंने बताया था आपको, ये पहले ये पता लगा लेंगे कि कौन सी, ये पहला इस पूरी एबी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। ठीक है, टोटल कितनी ये संख्या है हमारी, टोटल कितनी लिखी हुई है, वो पता लगाने का तरीका क्या होता है, हम ये पता लगा लें कि 45 कौन सी टर्म है, कौन सी भी टर्म है। ठीक है, तो वही देखो लैंग्वेज तो वही बनेगी, आप देख लेना वहाँ से। ठीक है, लेट 45 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, फिर भी तो n45 क्या है, nth टर्म है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn = a + n - 1 d होता है। तो 45 हमारी nth टर्म है, तो Tn की जगह 45 रख दिया, a क्या है हमारा 213 + n - 1, और d हमारा क्या हो जाएगा, 213 में से 205 घटा दो, सॉरी 205 में से 213 घटा दो, तो ये हमारा -8 आ जाएगा। ठीक है, तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 = 213 और -8n + 8। ठीक है, अब इस 8n को इधर ले आता हूँ मैं, तो 8n और इधर हो जाएगा 213 + 8 - 45। ठीक है, 213 और 8 को जोड़ लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 9 10 11 1 कैरी 221 हो जाएगा। 9 10 11 1 कैरी, हाँ 221, और 221 में से 45 घटा देते हैं, तो 45 घटाया 5 6 11 होता है, उधर 5 और 5 और 7 बज गया। ठीक है, 6 5 11 176, 8 9 हाँ 176 आ गया। अब यहाँ से 8n हमारा कितना निकल जाएगा, 176 / 8। ठीक है, तो 8 2 या 16 और 1 8 2 या 16, तो n मेरा कितना आ गया 22। तो 45 कौन सी टर्म है मेरी, 22वीं टर्म है, 22nd। ठीक है, अब आप सोचते होंगे किसी के पीछे मैं ND लिख देता हूँ, किसी के पीछे TH लिख देता हूँ, किसी के पीछे RD लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे 3rd, ठीक है 5th, और किसी के पीछे क्या लिख दिया 22nd। तो इसका क्या, वो इंग्लिश में जो हमारी जो नंबर्स होते हैं ना, उनकी स्पेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे 12 आ गया, 12 की स्पेलिंग क्या होती है, TWELVE। ठीक है, 12, तो 12 आगे इनके यहाँ पे इनके आगे क्या लगता है, TH लग जाता है। ठीक है, इनको मैं बता दूंगा बाद में कभी। ठीक है, अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो n = 22 हो गया। वैसे जो शॉर्ट में बता देता हूँ, जो नंबर 2 पे ख़त्म होते हैं, जैसे 22 और 32। ठीक है, तो
छोड़ो, आप एक काम करो, बस जो जिन जिन नंबरों के पीछे थर्ड खत्म होता है 2 3 उनके पीछे RD लगा लो बस, बाकी सबके पीछे TH लगा दो, ठीक है। जैसे 33, तो 33 के हम पीछे लगा करें 33rd, 23rd, 53 तो 53rd, ठीक है ना, 53rd, जिनके पीछे 3 से एंड होता है। और खाली 2 के पीछे क्या लग जाएगा, सेकंड। और बाकी जो 22th लगा लो, 32th लगा लो, बाकी के पीछे TH ही लगेगा। खाली 2 लिखा हो तो ND लगेगा, और पीछे 2 आ रहा हो तो क्या लगेगा, TH ही लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। n = 22 हो गया, ठीक है। तो n क्या है हमारा 45 है, जो सेकेंड 22वीं टर्म है ये। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी। अब 22 क्या है हमारा, मैंने आपको बताया था क्या है, फॉर्मूला बताया था, 22 हमारा इवन नंबर आ गया, ठीक है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है। और इवन नंबर का मैंने क्या फार्मूला आपको बताया था कि जो देखो ये फार्मूला बताया था, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो हमारी n/2 और n/2 + 1 टर्म जो होती है वो मिडिल टर्म्स होती हैं, ठीक है। मतलब 22 तो लिख देंगे काउंट ऑफ मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म की कौन सी नंबर होगा, ठीक है। 2 टर्म आएंगी तो टर्म्स S लिखेंगे, ठीक है, मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो हमारी कौन सी हो जाएगी, एक तो 22/2 हो जाएगी और एक हो जाएगी 22/2 + 1, यानी कि ये हमारी हो जाएगी 11th टर्म, और 11 + 1 यानी कि 12th टर्म। तो 11th और 12th टर्म क्या होंगी, मिडिल टर्म्स होंगी, ठीक है। 2 टर्म होंगी ना, S लगा दिया, ठीक है। तो दोनों अब पूछ रहा है क्या करना है, फाइंड द मिडिल टर्म पता लगानी है हमें, तो पता लगा लेंगे, T11 करके पता लगा लेंगे। T11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 11 - 1D। A की वैल्यू 213 है, 11 की 10 है, D की वैल्यू -8 है, ठीक है। 213 - 80, तो ये जो भी हो जाए लिख लेना, ठीक है। और इसी तरीके से T12 पता लगा लेंगे, A + 12 - 1D, ये हमारा 213 हो गया, + 11 × -8, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 213 - 88, ठीक है। जो भी वैल्यू आ जाए वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को ऐसे करना है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन मैंने अपने आप ही उसी क्वेश्चन से बना लिया था, जिससे कि वो इवन नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए कि अगर जो मिडिल टर्म्स आएँ वो अगर 2 हों तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2 APs आर द सेम। CBSE 2006-2011 में सवाल आ चुका है ये, तो देखिए सवाल को, किस वैल्यू n के लिए, n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग 2 APs, इन जो नीचे दी गई जो दो APs हैं, एक ये है और एक ये है, तो n की किस वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। मतलब इनकी n की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इनकी जो nth टर्म आएगी वो सेम होगी। कुल मिला के आसान भाषा में मतलब ये है इस सवाल का कि 13, 19, 25 इनके आगे जाके कोई टर्म आएगी, ठीक है। और 69, 68, 67 आगे जाके कोई, इसमें भी कोई ऐसी एक टर्म आएगी, इन दोनों में आगे जाके कोई ऐसी एक टर्म आएगी, ठीक है, ऐसी कोई एक टर्म आएगी जो कि दोनों की सेम होगी और सेम नंबर पे आएगी, ठीक है। क्योंकि nth फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 2 APs आर द सेम। बात समझ में आ रही है। तो आगे जाके कोई ऐसी एक टर्म, देखो ये घटती जा रही है, 69, 68 ये घटती जा रही है और ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वो तो सवाल बनाने वाले को पता है को आएगी, पक्का बात है, ठीक है। वो कह रहा आएगी तो आएगी, तो आगे कोई एक टर्म आएगी ऐसी जो दो बिल्कुल सेम होगी। अब वो सेम कुछ भी हो सकती है, मान लो कुछ भी हो जाए, मुझे हम अंदाजे के लिए मान लेते हैं, मान लो 15 हो जाए, ठीक है, ये भी 15 आ जाए, मुझे पता नहीं क्या आएगी, मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए ले लिया, ठीक है। तो वो ठीक है, तो वो क्या है, अब देखो वो nth टर्म होंगी, मतलब उनका नंबर भी सेम होगा। मान लो ये आ गई 10वीं टर्म आ गई और ये भी 10वीं टर्म आ गई, उनका नंबर भी सेम होगा कि वो 10वीं होगी, तो भी 10वीं, और वो टर्म भी सेम होंगी। क्यों, देखो साफ लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स। तो nth टर्म मतलब दोनों की nth टर्म, मतलब इसकी भी 10वीं होनी चाहिए, उसी की 10वीं होनी चाहिए। ऑफ द फॉलोइंग 2 APs आर द सेम, और क्या होंगी, सेम होंगी। सेम का मतलब दोनों बराबर होंगी। अगर ये 15 आएगी, ये 15, अगर ये 16 आएगी तो ये भी 16 आएगी, ठीक है। तो ये 10 और 10th और 15th ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो कोई आगे जाके ऐसी टर्म आएंगी जो दोनों टर्म सेम होंगी और वो
किसी नंबर की कोई सी भी नंबर की टर्म होंगी, जैसे 10वें की, कभी 9वें नंबर की भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो नंबर भी हमारा सेम होगा। तो वो एन ही नंबर पूछ रहा है, वो एन पूछ रहा है कि कौन सा नंबर होगा, 10th होगा कि 9 होगा, यही सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से समझना, ठीक है। तो देखो, अगर नहीं समझ में आया, भी मैंने समझाया, तो थोड़ा सा वीडियो पीछे से कर लें, उसको वीडियो को बैकवर्ड कर लें, फिर देख लें, ठीक है। फिर से एक और बताता हूँ, चलो। फॉर एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों टर्म की जो टर्म होंगी एपीज़ की वो सेम होंगी, ठीक है। एन की किस वैल्यू के लिए, तो आगे जाके कुछ टर्म आएंगी, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। और एन की किस वैल्यू के लिए, मतलब दोनों की इसी एक ही 10वीं वैल्यू है, 10वीं आएंगी, इसकी अगर 9वीं टर्म होगी तो इसकी भी 9वीं टर्म होगी, ठीक है। तो इस सवाल को देखो कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई nth टर्म इन दोनों एपी की सेम होंगी, क्या होंगी, सेम होंगी। तो लिख लेंगे लेट द nth टर्म्स ऑफ द गिवन एपीज बी द सेम, ठीक है। हमने मान ली कि इनकी कोई nth टर्म होंगी, वो क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो nth टर्म, इसकी जो nth टर्म है उसको हमने क्या कह दिया, nth। अब देखो, दोनों में हम tn नहीं लिख सकते, दोनों में tn नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, एक में छोटा, एक में स्मॉल tn लिख लेंगे, एक में कैपिटल tn लिख लेंगे, ठीक है। तो इसकी nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ऑफ दो बार लिख गया, ऑफ फर्स्ट एपी, पहली वाली एपी की nth टर्म को मैंने क्या कह लिया, tn कह लिया, छोटा tn। ये क्या हो जाएगी, a प्लस n-1d, यानी कि a क्या है यहाँ पे, 13 है भाई, a इसका लेंगे ना अब, 13 प्लस n-1, और d क्या है, 19 में से 13 क्या है, यानी कि 6। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, इसको जो भी सॉल्व करके आ जाएगा आपका 13 प्लस 6n-6, यानी कि 13 में से 6 गए आपके, तो आपका हो जाएगा 7, हाँ 7। तो 6n प्लस 7 ये आ जाएगा, ठीक है। तो tn क्या आ जाएगा, 6n प्लस 7, ठीक है। इसी तरीके से nth टर्म निकाल लेंगे दूसरी वाली एपी की। तो nth टर्म, इसको पहला कह दिया, कितना हो जाएगी, tn 69 पहली a है इसका, a मतलब पहली टर्म, प्लस n-1, और d क्या है, 68 में से 69 घटा देंगे, यानी कि -1। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो 69 प्लस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 1 - n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 69 में +1 किया तो हमारा हो जाएगा 70 - n। समझ में आ गई बात। तो tn हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल tn हमारा सेकंड आ जाएगा, इसको सेकंड कर लेंगे। हमारा गिवन क्या है, गिवन ये है कि दोनों की जो nth टर्म है, मतलब इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म वो सेम है, यानी कि tn हमारा कैपिटल tn के बराबर है, ठीक है। इस tn की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 6n + 7, और tn इसकी वैल्यू रख देंगे 70 - n, ठीक है। अब ये कहाँ से वैल्यू हमने रखी, 1 और 2 से रखी है, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। इस -n को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6n + n = 70 - 7, ठीक है। तो 6 और n मिलके आपके कितने हो जाएंगे, ये 7n हो जाएगा, ये आपका 7n हो गया, और ये 70 में से 7 बचे, 70 में से 7 गए तो आपका आ गया 63 आ गया, ठीक है। तो n आपका आ जाएगा 9, n आपका 9 है, मतलब 9वीं टर्म जो आएगी, ठीक है, क्या आएगी, इनकी जो 9वीं टर्म आएगी कहीं आगे जाके वो क्या होगी, सेम होंगी। अब देखो सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, इसका दूसरा पार्ट भी है, आल्सो फाइंड दिस टर्म, और इस टर्म को पता भी लगाएं कि क्या होगी, ठीक है। तो इस टर्म को पता लगाने के लिए अब देखो, चूँकि वो टर्म दोनों की सेम होगी तो हम किसी भी फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं, चाहे तो इससे पता लगा लें, छोटे tn वाले से या बड़े tn वाले से, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 9 रख देंगे, किसमें, इसमें, ठीक है। 9वीं टर्म होगी वो सेम होगी, 9वीं टर्म होगी वो सेम होगी। अब वो टर्म होगी क्या, ये पूछ रहा है वो दूसरा सवाल, वो टर्म होगी क्या, वो पता लगाने के लिए हम इसमें रख देंगे। तो 9 6 54 + 7 हो जाएगा, ये 50 + 7 और 8 9 10 11 1 कैरी, और 61 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 8 9 10 11 60, हाँ। और देखो इसी वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे तब भी सेम आंसर आ जाएगा। 70 - n, n की वैल्यू 9 रखेंगे, ठीक है। तो 70 - 9 यानी कि 61, तब भी 61 आ जाएगा। तो चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो
एक तो आपके n इक्वल टू 9 ये निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब निकाल लेते हैं कौन सी टर्म होगी, ठीक है। कौन सी टर्म सेम होगी, है ना। तो पहले तो यही आंसर में निकाल लेंगे, सीधा लिख देते हैं। हैंस 9th टर्म ऑफ द एपीज, 2 AP है ना, एपीज विल बी द सेम, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। और 9 टर्म होगी क्या, 9 टर्म इक्वल टू क्या होगी, किसी में भी रख लें, चाहे छोटे वाले में रख लें, चाहे चलो बड़े वाले में रख लेते हैं, T9 क्या हो जाएगी हमारी 70 - 9 यानी कि 70 - 9 यानी कि 61। तो ये हमारा आंसर निकला है। 9th टर्म सेम होगी और 61 कौन सी टर्म होगी, 61 होगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो हमारी 2 APs दी हुई थी 39, 19, 25, इनमें कहीं आगे जाके क्या आएगी, आगे जाके इनमें एक टर्म आएगी 61, ठीक है। इन दोनों APs में ऐसी टर्म आएगी, आगे जाके एक टर्म आ जाएगी, इसमें भी 61 आएगी और इसमें भी जाके एक टर्म आएगी 61। और ये टर्म जो होंगी ये कौन सी, इसकी भी 9वीं टर्म होगी और इसकी भी 9th टर्म होगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब है सवाल का, ठीक है। मतलब इस आंसर जो निकला है इसका ये मतलब है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, ठीक है। अगर 7 गुना किसका, 7th टर्म किसी AP का, 7th टर्म क्या हो जाएगी T7, ये किसके बराबर है, इज़ इक्वल टू 11 टाइम्स 11 गुना किसका, 11th टर्म का यानी कि 11वीं टर्म का। 7 गुना 7वीं टर्म का बराबर है 11 गुना 11वीं टर्म का, ठीक है। फाइंड द 18th टर्म, तो आपको T18 यानी 18th टर्म T18 पता लगाना है, ठीक है। सवाल छोटे में ये है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है, यही इसी को लिख लेंगे गिवन कि जो इसका 7 गुना है T7 टर्म का वो क्या है 11 गुना है इसका, ठीक है। इसको लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 7 × A + 7 - 1 D हो जाएगा, 7 - 1 D। इधर क्या हो जाएगा 11 × A + 11 - 1 D हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते जाएंगे और तो ये हमारा हो जाएगा 7 अंदर हो जाएगा A + 6D हो जाएगा और 11 अंदर क्या हो जाएगा A + 10D हो जाएगा, ठीक है। 7A + 7 6 या 42D इक्वल टू 11A + 11 10 या 110D, ठीक है। अब सारे को एक साइड ले आएंगे, ठीक है। तो सारे को एक साइड लेके आएंगे तो देखो इसको उधर ले आते हैं, क्यों, ये 7A 11A बड़ा है और यहाँ पे ये 110D भी बड़ा है, ठीक है। तो 11A - 7A + 110D - 42D इक्वल टू 0। इसका मतलब 11 में से 7A गया, 8 9 10 11 4A, ठीक है 4A। और ये कितना हो जाएगा 1110 में से 42 जाए, 1110 में से 42 चला गया तो कितना 8 और 9 10 और ये हो जाएगा 10 में से 4 68, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 68, 4A + 68D इक्वल टू 0। क्या इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, तो 4 कॉमन आ जाएगा तो A प्लस अंदर क्या आएगा 15 4 28 17 4 68, ठीक है। हाँ इक्वल टू 0, इसका मतलब अंदर क्या रह जाएगा A + 17D इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया A + 17D हमारी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। बस अब और तो कुछ हम निकाल सकते ही नहीं है, यही हमको दिया हुआ है। तो उसने क्या पूछा है 18th टर्म पूछा है, तो 18th टर्म हमारा क्या हो जाएगा A + 18 - 1D यानी कि A + 17D, ठीक है। इसको A + 17D हमारा क्या है, इसको पहला मान लेना, ये 0 के बराबर है। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा 0, कहाँ से ले लिया हमने फ्रॉम 1 ले लिया, ठीक है। तो हमारा 18वां टर्म क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, T18 = 0, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों में जब यहाँ ये दिया हुआ है कि तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक A + 17D इक्वल टू 0 आ गया तो आप सोच रहे हैं एक और इक्वेशन होनी चाहिए तभी तो A और D की वैल्यू पता लग जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है A और D की वैल्यू पता लगाना। सवाल इस टाइप का दिया गया है कि उसमें ये पूरा का पूरा जो 0 हो रहा है इसी की वैल्यू यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो T18 क्या 0 हो गया, इसको लिख देंगे लास्ट में, हैंस 18th टर्म क्या हो जाएगी इक्वल टू 0, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।